गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज छोटे छोटे से दो तीन टॉपिक हैं जिसमें हम लोग एक पार्ट पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट 75I। ये प्रोजेक्ट क्या है, 76 क्या है, प्रोजेक्ट 75 क्या है। तो ये हमारे डिफेंस वाले सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक है। इसका मेंस में कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहेगा। उसके अलावा बीटी कॉटन वाले हम लोग एक डिसेंट टॉपिक करेंगे जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। सिटी ऑफ लिटरेचर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से करेंगे, क्योंकि इंडिया में एक सिटी को सिटी ऑफ म्यूजिक, सिटी ऑफ लिटरेचर, वो सिटी ऑफ फिल्म, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ये डिक्लेयर किया जाता है यूनाइटेड नेशन के, सॉरी, यूनेस्को के द्वारा। तो उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा नेशनल पार्टी कौन सी होती है, स्टेट पार्टी कौन सी होती है, रिपीटेड सा टॉपिक रहेगा। तो जो स्टूडेंट नए हैं, प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं, उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। और इस तरह के टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोविजंस काफ़ी क्लोज होते हैं। तो जितना बार रिवाइज करेंगे उतना ही बेटर हमें जो है इसकी क्लैरिटी आती है एग्जाम में, इसको हम लोग रिटेन कर सकते हैं। उसके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर एक बड़ा ही शानदार एडिटोरियल दिया गया है। बहुत बड़ा एडिटोरियल नहीं है, लेकिन यस, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें डेफिनेटली आप उसको अपडेट कर सकते हैं, अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। बड़ा ही शानदार पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है। जो वोटर्स होते हैं उनकी एनोनिमिटी को लेके यहाँ पे डिसेंट सा एक आर्गुमेंट दिया हुआ, बड़ा शानदार। उसके बारे में बात कर सकते हैं। और प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया है, और जिन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मेंस की तैयारी में आप लग जाइए। जो कट ऑफ है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी गोइंग टू बी 95 +-3। तो इतना हो सकता है। खैर, फाइनल कट ऑफ तो यूपीएससी बाद में ही करता है, बट यस, यहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन नहीं, ऐसे इट कैन बी 93, 94, 95, 96 भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आप मेंस की तैयारी में लगे, तो जो बच्चे मेंस की तैयारी में लगे हैं उनके लिए हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। और फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है, नो एमपी इन लोकसभा, वोट शेयर डाउन टू 2.04%, बीएसपी रिस्क लूजिंग नेशनल पार्टी टैग। यहाँ पे बात हो रही है बहुजन समाज पार्टी की। इस समय बहुजन समाज पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में नहीं गया है, और ये हमारे एक नेशनल पार्टी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बहु अभी इससे नेशनल पार्टी का दर्जा ले लिया जाएगा? वो डिपेंड करता है कि क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। कौन सी कंडीशन है सेटिस्फाई करने के लिए, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होती है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में ऐसी भी होती हैं जो कि ना तो नेशनल पार्टी होती ना ही स्टेट पार्टी होती हैं, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड होती हैं। तो उन्हें कहा जाता है अनरजिस्टर्ड, अनरिकग्नाइज्ड पार्टी। ठीक है। कंडीशन जो होती है पार्टीज के लिए वो डिसाइड की जाती है इलेक्शन सिंबल, रिजर्व एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के द्वारा। तो क्या कंडीशन है नेशनल पार्टी डिक्लेयर करने के लिए, वो थोड़ा देख लेते हैं। 6% वोट शेयर इन लास्ट असेंबली पोल्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन ईच ऑफ द 4 स्टेट्स एज वेल एज 4 सीट्स इन द लास्ट लोकसभा पोल्स। अब यहाँ पे 2024 के इलेक्शन की आप बात कर सकते हो, क्योंकि पिछला लोकसभा पोल तो यही हुआ है। तो इसके अंदर 4 सीटें अगर आपकी कम से कम हो, तो आपको एक नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके साथ साथ लास्ट जो असेंबली पोल्स हुए हैं 4 स्टेट्स में, उनके अंदर 6% जो है वोटिंग शेयर आपका होना चाहिए। ठीक है। लास्ट जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है 2024 वाला, उसके अंदर 2%, 2% का सीट शेयर आपका होना चाहिए। ठीक है। विद एमपीज इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स, 3 अलग अलग स्टेट से कम 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आपके पास होने चाहिए। तो ये तो बीएसपी के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास तो एक भी एमपी नहीं है। और कम से कम आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 4 स्टेट के अंदर स्टेट पार्टी डिक्लेयर होनी चाहिए। तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई अगर आप करोगे, तो आप एक नेशनल पार्टी बन सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक टर्म एंड कंडीशन है, जो कि रिसेंटली हम लोगों ने 2016 में चेंज किया था। हर इलेक्शन के बाद आपका स्टेटस अपडेट नहीं होता है।
पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन 2016 के अंदर ये रूल चेंज कर दिया गया। नाउ पॉलिटिकल पार्टी का जो स्टेटस चेंज होता है वो 10 साल के बाद होता है। मतलब अगर आपको 2014 में अगर आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है, तो फिर इसको रिव्यू 2024 में किया जाएगा। आपने 2019 में कैसा परफॉर्म किया है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, 10 साल के बाद रिव्यू किया जाएगा। और ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2014 से। अमेंडमेंट हुआ था 16 में, लेकिन इसकी जो डेट थी इफेक्टिव वो 2014 थी। तो बीएसपी को हो सकता है इस बार नेशनल पार्टी का दर्जा खो दे। वहीं पे स्टेट पार्टी का क्या टर्म एंड कंडीशन होती है? 2 सीट्स प्लस 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन, यानी कि जो स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होते हैं, वहां पे स्टेट में या तो 6% वोट शेयर मिले या फिर 2 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपके वहां से आते हों। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। या फिर और, देखिए यहाँ पे और है, एंड नहीं है। ध्यान रखना एग्जाम में आपसे ऐसे थोड़ा यूपीएससी कई बार वर्ड प्ले करता है। और 1 सीट प्लस 6% वोट शेयर इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द दैट स्टेट। जैसे मान लो यूपी में इलेक्शन हुए, तो अ, मतलब जैसे अभी इलेक्शन हुए 2014 में, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में अगर आपकी पार्टी एक सीट ले आती है या फिर वहां पे टोटल 6% वोट शेयर आपका होता है, तो आपको स्टेट पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तराखंड में करती है तो वहां पे भी, हिमाचल में करती है तो वहां पे भी। ये लोकसभा इलेक्शन के बेसिस पे भी स्टेट पार्टी डिक्लेयर की जा सकती है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लीजिए। या फिर और, अगर ये नहीं कर सकते दूसरी कर लीजिए। 3% ऑफ द टोटल असेंबली सीट्स और 3 सीट्स विच एवर इज मोर। जितने भी लोकसभा असेंबली में आपकी सॉरी आपकी स्टेट के अंदर सीट्स हैं, या तो वहां पे 3 सीट ले आइए या फिर 3% ले आइए, जो आपको ज्यादा लगता है। अब मान लो किसी, ऐसा हो सकता है किसी छोटे स्टेट के अंदर 10 असेंबली सीट्स हैं, तो इसका 3% आप जो मान लो 3 निकाल लीजिए। तो जो भी ज्यादा लग रहा है आपको, ठीक है, इसको या तो 3% होना चाहिए या टोटल 3 सीटें होनी चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, अगले वाली कर लीजिए, 1 ऑफ एवरी 25 लोकसभा सीट्स फ्रॉम अ स्टेट। ठीक है, 25 लोकसभा सीट में से आप एक ले आइए। 8% स्टेट वाइज वोट शेयर इन ईदर द लोकसभा और द लास्ट असेंबली पोल्स। ये कर लीजिए, लोकसभा के इलेक्शन में 8% शेयर, लास्ट जो असेंबली पोल हुआ था वहां पे 8% शेयर। तो कुछ तो करिए। इनमें से अगर कोई भी आप एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो, तो आप बन जाते हो एक स्टेट पार्टी। ठीक है, अब आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया। लेकिन अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो फिर आपको नेक्स्ट इलेक्शन में, जो कि अब चेंज हो चुका है, 10 साल का क्राइटेरिया हो चुका है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो रिव्यू की जाएगी। उसके बाद ये देखेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि आपको रहना है या फिर नहीं रहना है। लेकिन अगर आपको स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसका बहुत सारा बेनिफिट आपको होता है। बहुत बेनिफिट होता है। एक तो आपको रिजर्व सिंबल मिल जाता है। मतलब अगर स्टेट पार्टी हो तो हर उस पूरे स्टेट के अंदर आप एक ही सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ सकते हो। अगर आप नेशनल पार्टी हो तो पूरे देश में आपको एक ही सिंबल मिलेगा। जैसे कांग्रेस है तो उसको हाथ का निशान मिला हुआ है, बीजेपी है उसको कमल के फूल का निशान मिला हुआ है। तो पूरे देश में एक ही चलता है। उसके अलावा अगर आप स्टेट पार्टी हो, इलेक्शन पार्टी हो, तो टैक्सेशन वगैरह के अंदर आपको छूट मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, जब दूरदर्शन पे या ऑल इंडिया रेडियो पे जो प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, वहां पे आपको स्पेशल टाइम अलॉट होता है। और अगर आपको पार्टी ऑफिस बनाना है, तो आपकी जो लैंड वगैरह है वो बहुत सस्ते रेट में मिल जाती है। ये भी बड़ा अच्छा बेनिफिट होता है इस चीज़ का। तो बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। तो अब देखना ये है कि अभी क्या बहुजन समाज पार्टी का स्टेटस सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपडेट करेगा या नहीं करेगा। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। क्या, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमारे पास एक टॉपिक आता है, प्रोजेक्ट 75 आए। इससे पहले हम लोगों ने चलाया था प्रोजेक्ट 75। अब हम लोग चला रहा है 75 आई। और फ्यूचर में इसको हम लोग अपडेट करने वाले हैं प्रोजेक्ट 76 से। तो क्या है 75? एग्जाम में आप लोग आपको सिंपली सवाल पूछ सकता है कि 75 आई वॉज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ऐसे पूछ सकता है। तो बेसिकली दिस इज अबाउट अ डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन।
तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सबमरीन बनाने वाले हैं अंडर प्रोजेक्ट 75। क्योंकि चाइना बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है अपनी नेवल पावर के ऊपर। नेवल पावर वो जो है एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहा है, दो तीन उसने बना लिए हैं, अभी चार पांच वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। सबमरीन्स भी बना रहा है। तो इंडिया भी चाहता है कि हम लोग भी इंडिपेंडेंट बने। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट 75 चलाया था कुछ समय पहले, लेकिन ये काफी नहीं है, इसको और एडवांस करने की जरूरत है। तो 75 का ही मोर एडवांस वर्जन है, वो है 75I। देखिए, एक जो सबमरीन होता है ना, उस सबमरीन की पावर या उस सबमरीन की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि वो कितने देर तक अंडर वाटर रह सकता है। ऑब्वियसली बात है, सब नाम ही उसका सबमरीन है। सब मतलब अंडर, मरीन मीन्स वाटर। अगर वो हर 2 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद पानी के बाहर आएगी सांस लेने के लिए बेचारी, तो दुश्मन उसको आराम से कैप्चर कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो उसकी डिपेंड करती है स्ट्रेंथ इसके ऊपर। अंडर वाटर वो 2 दिन रह सकती है, एक हफ्ते रह सकती है, 10 दिन रह सकती है, एक साल रह सकती है। अमेरिका में कई ऐसी ऐसी सबमरीन्स हैं, वो कई कई सालों तक वाटर के नीचे ही सर्वाइव कर सकती हैं, ऊपर आने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आज जो हमारा प्रोजेक्ट 75 था, उसके अंडर हम लोग बना रहे थे डीजल इलेक्ट्रिक अटैक मरीन्स। लेकिन ये जो मरीन्स थी, इनके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 75I में एक एडवांस वर्जन लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं एक टेक्निक जिसका नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। इसे एआईपी बोलते हैं। इस एआईपी से क्या होता है, ये जो सबमरीन है, ये 2 हफ्ते तक पानी के नीचे रह सकती है। लेकिन पिछले वाले में ऐसा नहीं था, वो पानी के नीचे सिर्फ 48 आवर्स तक रह सकती थी। तो ये है प्रोजेक्ट 75, और ये है आपका प्रोजेक्ट 75I, जिसको अभी हम लोगों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है सरकार ने। 43,000 करोड़ हम यहाँ पे खर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 23,000 करोड़ ही कर रहे थे। और प्रोजेक्ट 76 भी अभी प्रपोजल में है, जिसको हम लोग थोड़ा और एडवांस लेके जा सकते हैं। तो थोड़ा न्यूक्लियर, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है 8-10 साल के अंदर हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी बना सकते हैं। फिलहाल हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। तो वो थोड़ा सा आपको बस इस कॉन्टेक्स्ट में यही पढ़ना है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, इससे ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं। आपको भी ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक प्रीलिम्स ओरिएंटेड होते हैं तो इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होती है। कमर्शियल अप्रूवल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बीटी कॉटन सोन। ठीक है, तो इंडिया में बीटी कॉटन यानी कि बीटी कॉटन का मतलब ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, कॉटन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हमारे पास जो ट्रेडिशनल वैरायटी होती थी कॉटन की, जो हम लोग बहुत सालों से यूज करते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से यूज करते थे, ये जो कॉटन है हमारी ट्रेडिशनल, इनके ऊपर काफी ज्यादा पेस्ट अटैक्स होते हैं। यानी कि कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा इनको अटैक करते हैं। तो जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी पूरी क्रॉप ना वो लॉस में चली जाती है, कि अटैक इसके ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें चाहिए था कि इन वैरायटीज की एक एडवांस वैरायटीज हम लोग लेके आए। ठीक है, और वो ऐसी वैरायटी हो जिनके ऊपर पेस्ट अटैक्स ना करें। तो ये कैसे किया जाएगा, ये सब किया जाता है लैब्स के अंदर। तो जो ट्रेडिशनल वैरायटी होती हैं, इनके जो जीन्स होते हैं, उनके अंदर हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं। ये चेंजेस कई तरह से हो सकते हैं। ये चेंजेस इंटरनल भी हो सकते हैं, और कई बार हम लोग एक्सटर्नल कोई बैक्टीरिया वगैरह इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसके जीन्स में। जिससे क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, इनका करेक्टर चेंज हो जाता है। और ये पेस्ट के अटैक से अपने आप को बेटर प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो इन्हें कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो लैब के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने चेंज किया है। बीटी कॉटन हम लोग इंडिया में यूज करते हैं। तो सबसे पहले बीटी कॉटन की जो वैरायटी है, हम लोगों ने 2002 के अंदर इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी, 22 साल पहले। इसे कहा जाता है बोलगाड़ बीटी कॉटन, BG1 कहते हैं। यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 2016 में, BG1। अब ठीक है, कुछ साल तक हम लोगों ने इसको चलाया। फिर हम लोगों ने एक और वैरायटी इंट्रोड्यूस की, ठीक है, जिसको कहते हैं बोलगार्ड 2। इसे 2006 के अंदर किया। कॉटन के अंदर एक बीमारी होती है
जिसे कहते हैं बुलवोम। ठीक है। ये बुलवोम अगर आ जाता है, ये पिंक कलर का भी होता है, यूजली पिंक बुलवोम इसको बोलते हैं, अमेरिकन बुलवोम भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। ये एक बड़ा ही गंदा पेस्ट होता है जो अटैक करता है कॉटन को और फसल को बर्बाद कर देता है। लेकिन ये जो नई वैरायटी थी जो 2002 में और 6 में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी, ये अपने आप को बेटर प्रोटेक्ट कर सकती हैं इस पेस्ट के अगेंस्ट में। लेकिन समय के साथ क्या होता है, समय के साथ ये जो पेस्ट है ना, ये भी तो इवोल्व होते हैं। तो क्रॉप के बीच में और पेस्ट के बीच में हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है। और आपको पता है जो वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, जो पेस्ट हैं, वो हमेशा इवोल्व होते हैं, उनका बेटर वर्जन आता रहता है। तो अब जो हमारे पास ये वैरायटी हैं, इन्होंने कुछ साल तक तो प्रोटेक्शन दिया फुल वॉर्म के अगेंस्ट में, लेकिन अब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि पेस्ट ज्यादा एडवांस हो गया है। तो इसीलिए हमें भी अभी ज्यादा एडवांस बीटी कॉटन की वैरायटी चाहिए, और उसके लिए हम लोग इसमें ट्रायल्स कर रहे हैं। और हो सकता है बहुत जल्दी इंडिया में बीटी कॉटन की एक नई वैरायटी हम लोग इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, जैसे मान लो आपको टाइफाइड हो गया, टाइफाइड होने से अपना दवाई लेते हो डॉक्टर के पास, आप ठीक हो जाते हो। नेक्स्ट टाइम अगर आपको टाइफाइड होता है ना, तो देर आर हाई चांसेस कि पुरानी वाली दवाइयों से आप ठीक नहीं होगे, आपका और एडवांस वर्जन चाहिए होता है, क्योंकि वो दवाइयाँ आपकी बॉडी पे काम नहीं करेंगी। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये जो पेस्ट होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, ये सब एक अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। अब जैसे मच्छर को ही ले लो, 15 साल पहले जब ऑल आउट इंट्रोड्यूस हुआ होगा, तो उस ऑल आउट से सारे घर के मच्छर मर जाया करते थे। अगर आप वही ऑल आउट आज लगाओगे, तो मच्छर मरना तो दूर की बात है, वो उसका एंजॉय करेंगे। तो इसलिए ऑल आउट को भी एडवांस करना जरूरी है। तो क्योंकि उन्होंने अपना इम्यूनिटी डेवलप कर लिया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको बीटी कॉटन का पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं बीटी कॉटन में, हमारा जो कन्वेंशनल जो कॉटन था उसको हम लोग लेते हैं, और उसके अंदर बाहर से एक जीन इंट्रोड्यूस करते हैं। इसे बोलते हैं क्राई 1AC। आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है। ये जीन हम लोग कहाँ से लेते हैं, ये जीन हम लोग लेते हैं एक बैक्टीरिया से जो कि सोइल में पाया जाता है, जिसका नाम है बैसिलियस थुरिनजेनेसिस। ठीक है, बैसिलियस थुरिनजेनेसिस। ये बैक्टीरिया का एक जीन लेते हैं और इसके अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जब और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये एक स्पेशल तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और यही वो टॉक्सिन है जो कि अमेरिकन बोलवॉर्म जो कि बीमारी होती है, जो कि पेस्ट होता है, उसको मार देता है। तो हमारा बेसिकली जो बीटी कॉटन एक जहर, एक पॉइजन, एक टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, जिससे वो पेस्ट मर जाता है। लेकिन ये शुरुआत शुरुआत में तो हो रहा था, अभी ये टॉक्सिन जो है उतना स्ट्रोंग रहा नहीं, ये ज़्यादा स्ट्रोंग हो गए हैं। इसलिए हमें थोड़ा एडवांस वर्जन इसका चाहिए होता है, और कॉटन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 168 बिलियन डॉलर की मार्केट है कॉटन। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल में। और हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि 2030 तक इसको हम लोग 350 बिलियन डॉलर तक लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाओगे, तभी लेके जा सकते हो जब एडवांस वर्जन हम लोग इसका इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एडवांस वर्जन की प्रोडक्टिविटी बेटर होती है, प्रोडक्शन बेटर होती है, इसमें आपको पेस्टिसाइड्स कम यूज करने पड़ते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी कम होता है थोड़ा सा, अपने आप को ज़्यादा बेटर मैनेज कर सकता है टेम्परेचर, रेनफॉल वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में। एडवांस वर्जन हर चीज़ का, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन का भी हर साल में 6 महीने में एडवांस वर्जन आता रहता है, तो दवाइयों का भी एडवांस वर्जन, फसलों का भी एडवांस वर्जन हमें चाहिए होता है। इसके नुकसान भी हैं, लेकिन क्या करें, पैसा चाहिए भाई। काजीखोड़े सिक्योर्स सिटी ऑफ द लिटरेचर स्टेटस एट एनुअल UCCN कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट पोर्टुगल। तो पोर्टुगल के अंदर मीटिंग हुआ था यूनेस्को का, जिसके अंदर क्रिएटिव सिटी इन द वर्ल्ड जो है ये डिक्लेयर किया जाता है, और इंडिया में काजी खोड़े को ये स्टेटस मिल गया है। तो कई साल पहले काजी खोड़े ने एक एप्लीकेशन दिया था वहाँ पे यूनेस्को के अंदर। तो यूनेस्को का एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। ठीक है, तो उसके अंदर एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया था कि भैया काजी खोड़े को आप डिक्लेयर कर दीजिए सिटी ऑफ लिटरेचर। उन्होंने कहा "हाँ, ठीक है, आपको कर देते हैं, क्योंकि आप हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो"। यूरोप की भी कई सिटी कंपटीशन में थी, लेकिन फाइनली वो काजी खोड़े को मिला है। उसी के साथ साथ ग्वालियर को भी सिटी ऑफ म्यूजिक डिक्लेयर किया गया। तो
ये दो बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं यहाँ पे। तो लेकिन इंडिया में दूसरी सिटीज भी हैं ऐसी। श्रीनगर को क्राफ्ट फोक आर्ट्स में दिया गया, मुंबई को फिल्म्स में, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी मतलब खाने पीने में, हैदराबादी बिरयानी वैसे भी वर्ल्ड फेमस है, चेन्नई को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, जयपुर को क्रिएटिव सिटी ऑफ फोक आर्ट्स, ये श्रीनगर को भी मिला हुआ है। बनारस को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, अब ये ग्वालियर को भी मिल गया है। ठीक है, तो इंडिया में 7 सिटी ऐसी हैं इस समय जो कि क्रिएटिव सिटी के अंदर में आ गई हैं। सॉरी, 6 सिटी ये हैं, इसके अलावा काजीखोड़े और आपका ग्वालियर, तो ये 8 सिटी हो गई हैं टोटल इंडिया में, जो कि इस प्रोग्राम तो 2004 में इस प्रोग्राम को बेसिकली चलाया गया था। और ये सस्टेनेबल गोल 11 को अचीव करने के लिए हम लोगों ने इसको बनाया है। तो जिसमें बेसिकली हम लोग कल्चरल चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए, इनोवेशन को ब्रॉड करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। इतना ही पूछता आपसे एग्जाम में, प्रीलिम्स में, इससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है वो एग्जाम में। ठीक है, इतना कर लोगे तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अ टूल टू एंश्योर कंप्लीट वोटर अनोनिमिटी। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा शायद हम लोगों ने भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में सारी चीज़ों की पढ़ाई कर ली है और हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा अपनी नॉलेज को अपडेट करना ज़रूरी है, और इस समय एक ऐसी ही अपडेट आई है। देखिए, पहले हमारे पास हुआ करता था बैलेट पेपर, है ना। तो बैलेट पेपर में क्या होता था, एक बॉक्स होता था, उस बॉक्स के अंदर जो है हम लोग ऐसे वोट डाला करते थे, फिर बाद में इनकी काउंटिंग होती थी। ठीक है, और इंडिया में जो वोटर हैं उनकी सीक्रेसी होती है। सीक्रेसी तो समझते होंगे, प्राइवेसी। यानी कि जब वो वोट डालते थे इसमें, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है कि भैया आप किस पॉलिटिकल पार्टी का वोट डाल रहे हो। एक पेपर होता था, उसको आराम से फोल्ड करके आपने वहां पे डाल दिया, सीक्रेसी होती थी। अब बैलेट पेपर की काउंटिंग कैसी होती थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेट जैसे मान लो कहीं पे 3 4 5 बैलेट पेपर हैं, तो सभी बैलेट पेपर को एक ही जगह पे लेके आया जाया करता था। ठीक है, और उनके अंदर जितने भी बैलेट्स होते थे, वो पेपर होते थे, उनको मिक्स कर दिया जाता था। मिक्स। अब मिक्स करने से ये होता था कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन से बूथ पे किस वोटर ने किसको वोट दिया है। अब हो सकता है मान लो कि एक बूथ है, ये मान लो आ, आप मान लो यहाँ पे जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, आप ऐसा मान के चलिए। एक बूथ ऐसा है जो कि यादव डोमिनेटेड एरिया है, एक बूथ ऐसा है जो किसी और धर्म या कास्ट से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप अलग अलग बूथ की काउंटिंग करोगे, तो फिर ये पता चल सकता था कि भाई इस बूथ में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा वोट मिली है। ठीक है, ये पता चल सकता है क्योंकि के हिसाब से अगर काउंटिंग होती है। और बाद में वहां पे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो चुन के आएंगे, तो उनको ये पहले से पता होगा कि इस बूथ से मुझे वोट नहीं आई हैं, और क्योंकि इस बूथ से मुझे वोट नहीं आई हैं, तो इसलिए मैं इनको, इनके लिए डेवलपमेंट कार्य भी नहीं करूंगा। ऐसा हो सकता है। रिसेंटली किसी न्यूज़ चैनल के अंदर एक न्यूज़ चल रही थी, उत्तर प्रदेश की वो न्यूज़ थी। थोड़ी अनफॉर्चुनेट सी थी वो न्यूज़। और वो न्यूज़ थी कि यूपी में एक बूथ था, और जिस वो बूथ में 100% मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। और उस बूथ वाले एरिया में बेसिकली 300 से प्लस जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंदर कुछ घर बनाए गए थे, लेकिन वहां से बीजेपी को एक भी वोट नहीं आया था। ये तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल अलग अलग जगह से हो सकते हैं। अब ये ईवीएम से हुआ, क्योंकि ईवीएम से हम लोग क्या करते हैं, बूथ वाइज काउंटिंग करते हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि इस बूथ से इस पर्टिकुलर रीजन के लोगों ने, कास्ट के लोगों ने किसको किसको वोट दिया है ना। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर तो बहुत सारे बूथ होते हैं, ये ईवीएम से होता है। बैलेट से क्या होता था, बैलेट से ये नहीं होता था। बैलेट से ऐसा बूथ वाइज काउंटिंग नहीं होती थी। सारे बैलेट को एक जगह पे लेके आते थे, उनको मिक्स करते थे, मिक्स करने के बाद उनकी काउंटिंग होती थी। तो ये नहीं पता चलता था कि इस बूथ से जो है किस धर्म के लोगों ने, किस कास्ट के लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया है। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को नहीं पता चलता था। बहुत अच्छी बात थी। लेकिन ये सब चीजें चेंज हो गई जब ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ। ईवीएम से क्या होता है, क्योंकि बूथ वाइज काउंटिंग होती है,
तो ये पता चल जाता है कि इस बूथ से लोगों ने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है। और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए जो चुन के आते हैं बाद में टारगेट कर सकते हैं उस बूथ के लोगों को कि भाई तुमने मुझे वोट तो दिया ही नहीं। और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ है इस समय बिहार से। बिहार में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए और ये भाई साहब सीधा सीधा ओपनली कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है। ठीक है। तो सीतामढ़ी लोकसभा सीट से, ठीक है, एक वो है जिनका नाम है देवेश चंद्र ठाकुर। तो इन्होंने सरेआम कहा, कैमरे में कहा कि भाई जो मुस्लिम और यादव कम्युनिटी के लोग हैं इन्होंने इनको वोट नहीं दिया है। ठीक है। कि आप आए, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पिए, पानी पिए, समोसा खाएं, लेकिन मुझसे किसी तरह की हेल्प एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि तुमने मुझे वोट दिया ही नहीं है। तो मैं तो उनकी हेल्प करूंगा जिन्होंने मुझे वोट दिया है, मेरी कास्ट वालों को, मेरे धर्म वालों को, जिन्होंने मुझे वोट किया है। वो सिर्याम बोल रहे हैं, सीधा सीधा बोल रहे हैं, अरे भाई अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए हो तो उसके बाद आप सभी को सर्व करोगे ना। वोट जिसने किसी को दिया वो अलग बात है, लेकिन आप तो सबको सर्व करोगे। नोटा वालों को भी करोगे, अपोजिशन वालों को भी करोगे, क्योंकि फिर आप किसी एक कास्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो। तो ये तो सीधा सीधा वायलेशन भी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। अब सीधा सीधा ही बोल रहे हो तो ये तो ट्रांजैक्शन हो गई। मतलब तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, तुम्हारे पड़ोसी के लिए काम करूंगा, क्योंकि उसने मुझे वोट दिया था। तुम्हें वोट नहीं करूंगा। सिंपल ट्रांजैक्शन हो गई। आप वोट मांग रहे हो, खरीद रहे हो, सीधा सीधा। तो ये टारगेट किया जा सकता है इस तरह से, है ना। बिल्कुल। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये, जो कि ईवीएम से सामने आती है। तो ये मिक्सिंग नहीं हो पाती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सवाल वो खड़ा होता है, सर सॉल्यूशन बताइए, प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई है। इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है, और उस सॉल्यूशन का जो एक नाम है बेसिकली, ठीक है, उस सॉल्यूशन का जो नाम है वो इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है। और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार रिकमेंडेशन भी दी है। और ये कहा जाता है कि भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से बैलेट पेपर के अंदर मिक्सिंग होती थी उसी तरह से हम लोग ईवीएम की भी मिक्सिंग करेंगे। ठीक है। इसे कहा गया है टोटलाइजर। जो टर्म यूज होती है दैट इज टोटलाइजर। तो ईवीएम, जितनी भी ईवीएम है, जितने भी बूथ हैं, उनको एक ही जगह पे मिक्स करेंगे और फिर काउंटिंग करेंगे। तो ये बताने की बजाय भाई इस बूथ से किसने किसको कितना वोट दिया ये कैंसिल करो, सारी ईवीएम को एक ही जगह पे लेके आओ, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप करो जिससे उनकी वोट मिक्स हो जाए, और उसके बाद काउंटिंग करो। ये है बढ़िया चीज। तो एक नया अपडेट हम कर सकते हैं अपने ईवीएम सिस्टम के अंडर में, नया अपडेट कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा बढ़िया प्रपोजल है। तो क्या ये प्रपोजल अब तक आया नहीं है क्या? ये प्रपोजल एक्चुअली 2007 में ही आ चुका है। 2007 में आ चुका है, 2009 में फिर से आया, और आता रहा, ये मामला 2014 तक लटक गया। सरकार के बीच में, कोर्ट के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लटकता रहा। इवन मेघालय और उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ जगह पे हम लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देखा, एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल रहा। मामला काफी दिनों तक लटकता रहा बेसिकली। ठीक है। तो क्योंकि राइट टू प्राइवेसी एक वोटर का अधिकार है, और ये बूथ वाइज काउंटिंग से कहीं ना कहीं ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। फिर मामला थोड़ा आगे बढ़ा, और आगे जब बढ़ा मामला तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पीआईएल डाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली, कोर्ट ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मामले की मैं सुनवाई करूंगा। तो कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कोर्ट को कि साहब ये तभी अप्लाई हो सकता है जब सरकार एग्जिस्टिंग रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करे। लेकिन सरकार अमेंडमेंट नहीं कर रही है। यहां पे मोरा मामला फंस गया है। 2016 में
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, वो सब लोगों ने इस चीज को सपोर्ट किया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, और क्योंकि यही पार्टी मेजोरिटी में है, इसीलिए अमेंडमेंट भी नहीं हो पाया। उनका ये कहना है कि साहब देखो, अगर हम मिक्सिंग करके करेंगे ना, तो इससे डेवलपमेंट एक्टिविटी को नुकसान होगा। अब वो क्यों होगा ये उन्होंने बताया नहीं, लेकिन दैट वाज द होल आर्गुमेंट। तो ये मामला बेसिकली 2007-8 से तब से लटका हुआ है, अलग अलग सरकारें चेंज हो गई हैं, लेकिन अभी तक प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुआ नहीं है। तो वही हमारे देश में जैसा हमेशा चलता है, जब आप पावर में होते हो तो चीज़ों को रिजेक्ट करते हो, जब आप ओपोजिशन में होते हो वही चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती हैं। यही हुआ मामला। जब कांग्रेस थी 2007 में, 9 में, उस समय पे, तो वो इसको अगर ओपनली सपोर्ट करते तो ये मामला उसी समय सेटल हो चुका होता। लेकिन तब वो आनाकानी कर रहे थे, अब ये सरकार आनाकानी कर रही है। लेकिन हाँ, इसकी जरूरत तो है, क्योंकि टारगेटिंग तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह सब करते ही करते होंगे। करना नहीं चाहिए, दिस इज अगेंस्ट द एथोस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स, एंड दिस इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ द मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन सच्चाई यही है। तो ये थोड़ा सा आप अपग्रेड कर सकते हो अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जो नोट्स हैं उसके अंदर, ये टोटलाइजर को कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो आज यहीं पे एंड करते हैं। यू कैन नेवर क्रॉस द ओशन अंटिल यू हैव द करेज टू लूज साइट ऑफ द शोर। मतलब जब तक आप किनारे को देखते रहोगे ना, पीछे मुड़ मुड़ के, आप समंदर में नहीं जा पाओगे। समंदर में अगर नहीं जाओगे तो क्रॉस कैसे करोगे? तो आपका जो कंफर्ट जोन है उससे तो बाहर आना पड़ेगा। जो आपका डर है उसको तो कंकर करना ही पड़ेगा। ये कहा था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।